तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से किया था। सबसे पहले हमने कंडक्टिविटी मेथड से वाटर के लिए Kw कैलकुलेट किया था। H2O का जब आयोनाइजेशन हम करते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ये टूट जाता है, तो इसके लिए Kw कैलकुलेट किया गया था। Kw प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है कंडक्टिविटी मेथड से। एक पूरी थ्योरी आपको बता करके मैंने एक्सप्लेन किया था। कंडक्टिविटी मेथड से मैंने ये Kw निकाल लिया, मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव का प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया। अब ये भी पक्की बात है कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा, ये 2 मोल है तो 2 मोल होगा, 2 मोल होगा। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं जो डिसोसिएट होने वाला है वो काउंट किया है मैंने, अनडिसोसिएटेड नहीं लिए इसमें। तो अगर ये X कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका भी X कॉन्सेंट्रेशन है। इतनी बात मुझे पता है कि H पॉजिटिव का जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक बात आर्बिट्रेरली मान ली गई कि वाटर को हम आज से न्यूट्रल यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानेंगे। सब लोगों ने मिलजुल करके ये बात तय कर ली कि वाटर एक रेफरेंस है हमारे पास एसिड बेस डिसाइड करने के लिए, जिसमें H पॉजिटिव की संख्या OH की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है प्रैक्टिकली जब हमने कैलकुलेट किया तो 10 टू द रेज -14 मोल पर लीटर आता है। ये वाली बात हमने कैलकुलेट कर ली कंडक्टिविटी मेथड से। कोई एक मेथड होता है जिससे H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट हमें पता चल जाता है। अब जब ये बात पता चल गई और इनके ये भी पता है कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन एक ही जैसे हैं, बराबर हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स होगा इज इक्वल टू 10 टू द रेज -14 होगा। x की वैल्यू यहां 10 टू द रेज -7 आ जाएगी मोल पर लीटर। ये 10 टू द रेज -7 मोल पर लीटर जो वैल्यू आई है ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि इक्वल है OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन के। लेकिन न्यूट्रल वाटर में जब हमने वाटर में कुछ ऐड नहीं किया, ना तो एसिड ना बेस, ये तब की कहानी है। ये इक्वल किसके हो गया? ये इक्वल हो गया 10 टू द रेज -7 के। अब ये जो मॉलिक्यूल हमें H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, उसका ये 10 टू द रेज -7 मोल पर लीटर जो कॉन्सेंट्रेशन आया, इसको हैंडल करने में थोड़ी सी इस नंबर के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसे हम पावर की जगह अगर हम सिंपल नंबर में लाना चाहें तो उसके लिए हमने क्या किया, एक काम किया कि हम इसे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन की जगह पीएच बोलने लगेंगे। पीएच का मीनिंग क्या निकाला गया कि पीएच किसी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पीएच किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ लॉग, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो परफेक्टली न्यूट्रल मीडियम है, यानी वाटर की पीएच क्या होगी? ये केमिकली प्योर वाटर की बात मैं कर रहा हूं। केमिकली प्योर वाटर की पीएच क्या होगी? उसमें कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का 10 टू द रेज -7 मोल पर लीटर है, तो ये मैं H पॉजिटिव की जगह रख दूंगा। प्योर वाटर में H पॉजिटिव आएगा माइनस लॉग 10 टू द रेज -7। लॉग इसलिए लिया ताकि इसकी पावर बाहर नंबर बन जाए, माइनस इसलिए लिया क्योंकि ऊपर माइनस में कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसका बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, ताकि पॉजिटिव हो जाए, ताकि आम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये pH 7 आ गई हमारी। जिन लोगों को लॉग का इतना आइडिया नहीं है उन्हें सीखना पड़ेगा भाई, प्लीज मुझे बता देना, क्लास के बाद बता देना, मैं कुछ हल बता दूंगा कि कैसे करो। लॉग की इतनी तो समझ होनी चाहिए आप लोगों को कि ये मैंने वैल्यू किधर कैसे नीचे लाया, किस तरह से किया। कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो शर्म नहीं करनी है, नहीं पता है तो बताना पड़ेगा। 7 pH आ गई न्यूट्रल वाटर के लिए। अगर मैं न्यूट्रल वाटर के लिए बिल्कुल OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहता हूं तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो दोनों बराबर हैं। तो pH 7 किसकी है? न्यूट्रल वाटर की। तो pH जैसे मैं pH चेक कर सकता हूं ऐसे pOH भी चेक कर सकता हूं। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से मैंने ये चेक किया, तो pOH, pH की जगह अब H की जगह मैं लिखूंगा OH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल परफेक्ट न्यूट्रल मीडियम में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन H के बराबर है, 10 टू द रेज -7 ही है, ये भी माइनस लॉग टू द बेस 10 है, ये ध्यान रहे। तो pOH कितनी आ जाएगी न्यूट्रल? pOH आ जाएगी हमारे पास 7।
यानी पीएच पीओएच दोनों बिल्कुल परफेक्ट न्यूट्रल वाटर की 7 होती हैं। अब जैसे जैसे मैं ये बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि ये देखो 10 टू द रेज -14 है। अब मैं H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है ये। अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कम होता चला जाएगा, तभी तो मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर मैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम करता चला, मान लो ये नंबर है, मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये 14 है और ये मेरे पास 7 है और ये 7 है, दोनों का समेशन मेरे पास जो आ गया वो 14 आ गया। अब 7 में बढ़ाता चला गया, 7 की जगह 8 किया तो इसे 7 की जगह 6 करना चाहिए मुझे, तभी तो प्लस ये होके ये आएगा। तो जो ये 10 टू द रेज -4 मैंने आयन का प्रोडक्ट लिया है, इसकी जगह एक और मैं काम कर सकता हूं। मैं बोल रहा था कि H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन था 10 टू द रेज -14, और ये क्या था? आयनिक प्रोडक्ट था, आयनिक प्रोडक्ट, या मैं इसे KW भी बता सकता हूं। तो जैसे हम पीएच करते हैं, पीओएच करते हैं, तो ऐसे ही मैं यहां अगर दोनों तरफ इसको लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 टू द रेज, यहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ले लिया मैंने, log टू द बेस 10 ले लिया, यहां मल्टीप्लाइड बाय ये, फिर लॉग किया इसका। तो फॉर्मूला मैं जैसे बताऊं अगर आपको, log टू द बेस 10, m मल्टीप्लाइड बाई n होता है log m प्लस log n। तो ये मल्टीप्लाई में है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास log टू द बेस 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस log टू द बेस 10 OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, दोनों तरफ लेना पड़ेगा ना लॉग, अगर मैंने इधर लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा, log 10 टू द रेज -40। अब मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी और इधर भी, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, माइनस किया ये माइनस किया, ये किसके बराबर आ जाएगा? 14 के। ये जब मैं log टू द बेस 10 10 टू द रेज -14 ये माइनस कर दिया, तो ये माइनस जब पावर ये नीचे आएगी इधर, तो -14 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो 14 हो गया ये क्या है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? पीएच होता है, माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? POH होता है। तो पीएच प्लस POH, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट निकल करके आता है, पीएच प्लस POH विल बी इक्वल टू 14। यानी जब मैं किसी सॉल्यूशन की पीएच बढ़ाना शुरू कर देता हूं, तो पीओएच कम होनी शुरू हो जाती है। परफेक्टली न्यूट्रल वाटर के लिए ये पीएच 7 रहेगी, पीओएच 7 रहेगी, समीशन 14 है ये। लेकिन अगर किसी की पीएच आपने बोल दी कि 6 हो गई, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो पीएच कम हो जाएगी। पीएच अगर 6 हो गई, तो ये तो समीशन 14 ही रखना है मुझे, तो पीओएच मुझे 8 रखनी पड़ेगी। तो मीडियम अगर एसिडिक है तो पीएच कम हो गई, और इसी के लिए पीओएच आपको बढ़ानी पड़ेगी सेम कंडीशन के लिए। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तब ये समीशन आना चाहिए। तो आप इस तरह से ये बात को रिलेट कर सकते। तो जैसे मैं इसको बोल रहा था 14, ये क्या आया? इसको हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने इसको पीएच बोला, यहां ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। 14 क्या आया? ये इनफैक्ट ये जब मैं लिख रहा हूं KW, ये KW की वैल्यू है ना, तो KW लिख दो यहां। तो जब माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं, तो ये पीएच के बराबर हो जाता है। पीओएच के बराबर क्या आएगा? माइनस लॉग टू द बेस 10 OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से यहां pKa, pKb एंड pKw भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जो अभी आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा ये बात।
फिलहाल तक, अभी तक जो आपको चीज आ जानी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर कम है 7 से तो उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है 10⁻⁻7 से। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 तो न्यूट्रल पर था, उससे बढ़कर कितना हो गया होगा? 10⁻⁻6 हो गया होगा, और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻5 हो जाएगा। यानी पीएच 7 से किधर चलेगी? 6 की तरफ, 6 से 5 की तरफ कम होती चली जाएगी पीएच, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। जिन लोगों को नहीं ये वाली बात क्लियर लग रही है तो थोड़ा सा लॉग को चेक करो, लॉग के साथ थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा टाइम लगाओ, तब ये वाली बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने तो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर ये इतना हमने कर लिया था, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव। अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है। अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा हो गया, कैसे होगा ये ज्यादा? 10⁻⁻7 था, OH का भी 10⁻⁻7 था, दोनों का बराबर था। ज्यादा हो गया मतलब 10⁻⁻6 हो गया। जब H पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो मतलब बढ़ाकर मैंने 10⁻⁻6 कर दिया। किसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया ये? OH के कंपैरिजन में, यानी 10⁻⁻7 से अब ये इंक्रीज कर गया। तो ये सोल्यूशन ऐसा कहलाएगा कि ये एसिडिक सोल्यूशन। डेटा के साथ भी आपको पता चलना चाहिए कि हम डेटा से किस तरह से रिलेट करें। अगर कभी OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगा? OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, न्यूट्रल वाटर है हमारे पास, कोई भी उसमें हमने कुछ ऐड नहीं कर रखा, 100% प्योर वाटर है, इसमें H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन OH के बिल्कुल बराबर है। जितने आयन इसके हैं इतने आयन इसके हैं। अब ये न्यूट्रल है, बाहर से मैं एक ड्रॉप इसमें NaOH का ऐड कर देता हूं। NaOH ऐड करने पर OH की संख्या बढ़ गई, OH की संख्या बढ़ गई मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो हाइड्रोजन का रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में भाई H का तो उतना ही रहा जितना था, 10⁻⁻7 ही रहा। जब OH आपने ऊपर से ऐड कर दिया इस वाटर में तो ये कुछ कम हो गया, OH -6 हो गया, -5 हो गया कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूं कि ये ज्यादा है। ज्यादा है मतलब मीडियम बेसिक है। अब जो बोला जाता है कि मीडियम बेसिक है या एसिडिक है, वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर बोला जाता है। देखो इनफैक्ट हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं यहां पीएच के जरिए, हम पीएच के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं एसिड का, कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक एसिड है। एक सिंपल सी जेनेरिक सी डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे थे एसिड की, जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देते हैं वो एसिड हैं। तो लेकिन किसी ने बोला कि जो ज्यादा H पॉजिटिव देंगे तो बोल दिया गया कि वो ज्यादा एसिडिक है। किसी ने बोला जो कम H पॉजिटिव देंगे तो बोला गया कि वीक एसिड होंगे। लेकिन ये वीक, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा, कम, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, हम जस्ट क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं यहां। अगर आप चाहते हो कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करो तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ाया, कितना कम किया। पीएच के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली कितना होगा। अच्छा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7, -6, -5 में होता है तो ये हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमने एक स्केल बना लिया। वो स्केल -log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन करके वो एक नंबर में आ जाता है, वो पॉजिटिव नंबर में आता है। क्योंकि हमने पहले से ही -log लिया इसलिए वो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाने की वजह से अब हम इस नंबर के जरिए किसी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच बता सकते हैं। ये पीएच 5 हो सकती है, ये पीएच 6 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, 7 से नीचे आएगी तो मतलब एसिडिक है। सिंपल स्केल बन गया हमारा।
और ये पीएच फ्रैक्शन में भी तो हो सकती है, 5.29 भी हो सकती है, 5.352 हो सकती है, वो तो लॉग की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब इसमें लेकिन एक एडिशनल चीज जो हो गई, आपको लॉग टेबल से लॉग देखना आना चाहिए। मान लो आपको एक सोल्यूशन दे दिया गया कि हमारे पास 3.2 मोलर HCl सोल्यूशन है और वो 100% आयोनाइजेशन दे रहा है। ये भी एक यहाँ इसमें साथ में बात रहेगी कि आयोनाइजेशन कितना देगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है इसके बराबर तो तब होगा ना जब 100% आयोनाइजेशन है। तो 100% अगर आयोनाइजेशन हो गया 3.2 मोलर HCl का, तो H पॉजिटिव की संख्या कितनी होगी? H पॉजिटिव की संख्या 3.2 मोलर ही होगी। लेकिन अगर यह आयोनाइजेशन 2% हो रहा है, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका है उसका 2% ही तो H पॉजिटिव पाया जाएगा इक्विलिब्रियम पर। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो अभी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक तरफ रख देते हैं, शुरू में नहीं सोचते उधर। अभी तो हम उनके बारे में सोचते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, जो वीक एसिड नहीं है। फिर हमें जो भी HCl दिया गया जिसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, जितना कॉन्सेंट्रेशन HCl का था, क्योंकि 100% आयोनाइजेशन हो गया तो वही कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का पाया गया। तो अब मैं बोल दूंगा कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा 3.2 मोलर हो गया। अब मुझे ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 3.2 मोल पर लीटर कहां रखना पड़ेगा? मुझे रखना पड़ेगा इसमें पीएच निकालने के लिए। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, फिर मैं पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो फिर लॉग कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। मान लो आपको बोल दिया गया कि माइनस लॉग 3.2, तो 3.2 की वैल्यू निकालनी है। नहीं, ये एक अलग से काम होगी आपका कि लॉग टेबल देख करके, या अगर आपके स्कूल में अलाउड है कि भाई कैलकुलेटर से निकाल लो तो बिल्कुल कैलकुलेटर से निकाल लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलाउड है तो पूछ करके आप अपने स्कूल्स में पूछ लो पहले एक बार टीचर से कि क्या हम एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अगर वो यस बोल देते हैं तो ठीक है, मैं कहता हूं मत यूज करो लॉग टेबल। लॉग टेबल आपको लॉग की भी और एंटी लॉग की भी दो टेबल्स होती हैं, वो दोनों देखनी आनी चाहिए। जब आप ये देख लोगे तब इस लॉग माइनस लॉग 3.2 की वैल्यू आपने यहां रखी, यहां रख करके फिर हम इसे बता सकते हैं कि कितनी ओवरऑल हमारी पीएच आ गई है, या जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, इतना होता नहीं है यूजुअली। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये हमारा टारगेट होता है पीएच को सॉल्व करने का। पीएच को करने का मकसद ये सारा कुछ था जो मैंने आपको बताया। तो वही बात यहां पर हो रही है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH का कंपैरिजन इनफेक्ट है। ये कंपैरिजन करके ही हम सारा कुछ एसिड बेसिक, अब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कौन से एसिड का पीएच कितना है, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो हम 2 या 3 या 4 या 5 एसिड का कंपैरिजन एसिड स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कौन एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन ज्यादा H पॉजिटिव दे रहा है। जो ज्यादा H पॉजिटिव देगा, जिसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसकी पीएच उतनी कम होगी। जितनी पीएच कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। आप सॉल्वेंट का इफेक्ट भी बता सकते हो, एक सॉल्वेंट में कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं, दूसरे सॉल्वेंट में कितने मिल रहे हैं। लेकिन इसका रिलेशन अब प्रैक्टिकलिटी के साथ हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताना कैसे पॉसिबल है? कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा आपको HCl कितने H पॉजिटिव दे रहा है, एसिटिक एसिड कितने H पॉजिटिव दे रहा है सोल्यूशन में। ये चेक करने का काम प्रैक्टिकल का है। पुराने टाइम में हम टेस्ट ट्यूब से और केमिकली किया करते थे। केमिकल रिएक्शन करा करके टाइट्रेशन होती है, टाइट्रेशन करके बता देते थे कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लीटर में कितने ग्राम डिजोल्व है, वही स्ट्रेंथ है। मोल पर लीटर इससे पता चलाया जा सकता है। और आजकल तो इंस्ट्रूमेंट है, पीएच मीटर होता है, सैंपल उसमें डालते हैं तो रीडिंग उसमें आ जाती है कि पीएच कितनी है। तो पीएच मीटर जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एपरेटस होता है, जिससे हम किसी सॉल्यूशन की पीएच बता सकते हैं। पीएच पता चलने से उसकी एसिड स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच एक अलग है, मॉलिक्यूल जैसे हमने पहले किया था।
जब चैप्टर शुरू किया था आपको बताई थी बातें, अगर याद हो तो HCl एंड HBr में बताया था डाउन द ग्रुप मूव करने पर एसिड बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। ये बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल अप्रोच है, हमने यहाँ कोई डेटा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब आपको HCl HBr की एग्जैक्ट पीएच मेजर करने के लिए मिल जाएगी गिवन सोल्यूशन में, दोनों के सोल्यूशन बनाए आपने सेम कॉन्सेंट्रेशन के, आपने सोल्यूशन बनाने के बाद जब आपने चेक किया पीएच मीटर से तो एक की पीएच कम आएगी, एक की ज्यादा आएगी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। कई बार डेटा दिया होता है तो इस अप्रोच से करना होगा, डेटा नहीं दिया होगा तो ये क्लासिकल जो पुरानी अप्रोच है उससे आपको सॉल्व करना होगा। दोनों तरह से क्वेश्चन आते बहुत हैं। तो हम OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा लेते हैं तो सोल्यूशन बेसिक आ जाता है। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पीएच स्केल पर चेक किया जाता है, ये हम कर चुके हैं इस बात को। पीएच क्या होता है? माइनस log टू द बेस 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और ये माइनस अगर मैं हटा देता हूं तो 1/H पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस कर दो, एक ही बात है। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, माइनस का मतलब ये ओवर हो जाएगा 1/। भाई जब यहां मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हाइड्रोजन आयन की पावर -1 आ जाएगी ना, -1 वो बाहर लिख दिया बस, ये इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इतना हमने लास्ट क्लास में किया। अब जो प्रोसीड मैं कर रहा हूं, जो हम H पॉजिटिव के लिए अप्लाई कर पा रहे थे एग्जैक्टली हमने OH के लिए किया। pH is equal to minus log to the base 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, POH is equal to minus log OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है एक न्यूट्रल वाटर के लिए, बिल्कुल परफेक्टली प्योर वाटर है। जब हमने बाहर से H नहीं ऐड किया तो ये कांस्टेंट है, 10⁻⁻14 आ जाता है। दोनों तरफ का लॉग ले लिया, जैसे मैंने अभी बताया था, मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाता है, लॉग H पॉजिटिव प्लस लॉग OH नेगेटिव, लॉग KW ये आ गया, ये KW आ गया जो कि 14 के बराबर आएगा। लॉग KW इज इक्वल टू 14, जब ये मैं इसे इधर नीचे लाऊंगा -14 हो गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, क्या वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू आ गई pH प्लस POH विल बी इक्वल टू PKW। न्यूट्रल वाटर की बात हो रही है, एसिडिक के लिए तो फिर ये तो 14 ही रहेगा, लेकिन बाकी ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। pH ज्यादा OH कम, ये ज्यादा हो गया तो ये OH कम हो गया, लेकिन सबमिशन दोनों का 14 ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत काम आएगा ये रिलेशन। थ्योरी समझ के करोगे तो एक्सटेंसिवली न्यूमेरिकल कर पाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके करोगे तो दिक्कत रहेगी। अब ये एक स्टैटिस्टिक है, H पॉजिटिव अगर हमें गिवन है 10⁻⁻7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। फिर ये डेफिनेटली कम होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम बोल ही रहे थे कि H बढ़ेगा तो OH कम हो जाएगा, pH 7 से कम हो जाएगी, POH 7 से ज्यादा हो जाएगी। सेम सोल्यूशन की, एक ही सोल्यूशन के लिए मैं pH भी बता सकता हूँ, POH भी बता सकता हूँ। और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो ये 7 रहेगा, -7 -7 7 7 pH POH, तभी तो 14 आएगा दोनों का समेशन। बेसिक सोल्यूशन के लिए 10⁻⁻7 से कम होना चाहिए ये, और ये ज्यादा होना चाहिए। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी तो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा होगा। ये 7 से ज्यादा हो जाएगी pH बेसिक सोल्यूशन के लिए। अगर किसी सोल्यूशन की pH 8 गिवन है, pH दी है मान लो, ये पूरा कोई स्केल है, यहां ये pH स्केल है, POH नहीं, pH 1 pH है, 2 pH है, 3 pH है, 7 आ गई, यहाँ 8 pH आ गई, 9 आ गई, 10 आ गई, 14 तक चल गए हम यहाँ। तो किसी की pH मान लो 9 आई, मतलब उसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 7 से ज्यादा pH फिर आनी चाहिए। अगर pH की बात हो रही है 7 से ज्यादा आएगी। तो pH स्केल एक हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्केल है, लेकिन हम pH OH के टर्म्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि समीशन pH POH का 14 होता है, इससे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो वही बात हुई जो हमने एक स्केल लिखा था।
तो जैसे पीएच बताई जा सकती है, पीओएच बताई जा सकती है, ऐसे पीके वैल्यू भी बताई जा सकती है। पीके वैल्यू जब चल ही पड़ी है बात पोटेंशियल की, पी की, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या करता हूं, पीएच लिख देता हूं। ऐसे ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिखता हूं, पीओएच के टर्म्स में लिख सकता हूं। इसी तरह से के को, के क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो टाइप के पढ़ के आ रहे हो आप इससे पहले, एक के ए पढ़ रहे थे, एक के बी पढ़ रहे थे। ये दोनों टाइप में से कोई सा भी है, के लिख रहा हूं मैं। तो इसके रेफरेंस में अगर कभी हम बात करेंगे तो पी के बोल सकते हैं इसे। पी के वैल्यू भी किसी एसिड के लिए बताई जा सकती है, पी के वैल्यू, और एसिड के लिए, बेस के लिए, दोनों के लिए। इसे हम कैटेगराइज कर देते हैं बस। जो के वैल्यू है उसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं। एसिड के लिए के ए, तो जब मैं एसिड की बात करूंगा तो पी के ए के टर्म्स में बताई जा सकती है बात। भाई जैसे हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ना बताकर पीएच बता देते थे, ऐसे किसी सोल्यूशन का के ए ना बताकर पी के ए हम बता देंगे। क्या के ए क्या होता है? जरा रिकॉल करो, जो बात पढ़ चुके हो आप उसको एक बार रिकॉल करो। आप पढ़ चुके हो कोई एसिड है CH3COH, वीक एसिड है, आयोनाइज हो गया, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बना दिया। कुछ भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, कॉन्सेंट्रेशन में दे ही नहीं रहा हूं। जब हम इसका के ऐड करेंगे तो अब मैं इसके लिए के ए बोल सकता हूं, क्योंकि ये एसिड है। बेस होता तो मैं के बी लिख सकता था। पुरानी क्लास अगर पढ़ रखी है तो समझ आएगी बात है। H पॉजिटिव लिख दोगे, OH नेगेटिव लिख दोगे, CH3COH नीचे लिख दोगे। ये के ए कैलकुलेट कर लिया। जब के ए कैलकुलेट कर लिया तो इससे पी के ए बता सकते हो। पी के ए क्या होगा? माइनस लॉग के टू द बेस 10 के ए। के ए यहां से जो निकला उसको उठा करके यहां पर रख दिया। किसी सोल्यूशन की, चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन है तो हम पी के ए करेंगे चेक, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो पी के बी चेक करेंगे। अगर ये NaOH है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या कोई और बेस है, तब हम उसके लिए के ए लिखने की जगह के बी लिख देंगे। बस इतनी छोटी सी बात है, कुछ नई चीज नहीं है, वही है जो भी करते आ रहे हैं। अच्छा, माइनस है ये पी के ए बढ़ेगा तो पी के ए कम होगा। माइनस में है ना ये, लॉग की थोड़ी सी समझ चाहिए। जैसे जैसे पी के ए बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे के ए बढ़ता चला जाएगा, इधर से लिखते हैं चलो, ये मैंने के ए को बढ़ा दिया। के ए बढ़ाने पर पी के ए की वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसे मैं बोल सकता हूं। के ए बढ़ने का मतलब क्या है? के ए बढ़ने का मतलब है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड है, ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा है, नीचे वाला कम है, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए की वैल्यू ज्यादा। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा, ये ज्यादा होती जा रही है, तो क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में ज्यादा होती जा रही है, तो पी के ए की वैल्यू कम होती चली जाएगी ना। तो बहुत कम पी के ए है किसी एसिड के लिए, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। के ए किसी एसिड के लिए ज्यादा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पी के ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो वीक एसिड है, पी के ए की वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। के ए की वैल्यू अगर ज्यादा है किसी एसिड के लिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, के ए की वैल्यू अगर कम है तो वो वीक एसिड है। दैट मीन्स जो रिलेशन के ए का एंड पी के ए का एसिड स्ट्रेंथ से आता है, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिड स्ट्रेंथ के। पी के ए
इनवर्सली रिलेटेड होगा एसिड स्ट्रेंथ के। एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गई, pKa कम हो गया, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गई, Ka बढ़ गया, और pKa एंड Ka एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होंगे। Ka will be inversely related with pKa। भरने पड़ेंगे दिमाग में ये सब रिलेशंस, क्योंकि मुश्किल नहीं है, लेकिन कई सारे टर्म्स हैं। कहीं पीएच आ गया, कहीं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, कहीं पीओएच आ गया, कहीं ओएच आ गया, कहीं केडब्ल्यू आ गया, कहीं पीकेडब्ल्यू आ गया, कहीं के आ गया, कहीं पीके आ गया, कहीं के बी आ गया, कहीं पीके बी आ गया। बोलने में मुझे इतनी देर लगी, तो आपको दिमाग में रखने में यूज कौन सा करना है। तो ये सबके मीनिंग अलग अलग हैं। आसान है चीजें, लेकिन बहुत सारी हैं तो कई बार मिक्स होती रहती हैं, और मिक्स उसी की होती हैं जो कम पढ़ने के बाद ज्यादा आउटपुट चाहता है अपने से। मिक्स उसी की होंगी। तो आप इनको करके, वर्कआउट करके अच्छी तरह से जब करोगे तो आ जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, आपसे बाहर भी नहीं होंगी ये। तो पी के ए वैल्यू की मैं बात करता हूं। पी के इज नेगेटिव लॉगरिथम। अगर डेफिनेशन लिखने को आती है, इसकी आएगी +1 में आती है, हाउ कैन यू डिफाइन पी के वैल्यू। पी के वैल्यू दो तरह की हो सकती है, पी के ए, पी के बी। और जस्ट पी के वैल्यू किसी भी दुनिया के रिएक्शन के लिए, आयोनिक रिएक्शन के लिए पी के बोल सकते हो, और एसिड के लिए लेकिन पी के ए बोलना पड़ेगा। हम जनरल बात कर रहे हैं यहां, तो पी के मतलब इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और फॉर एसिड पी के ए एंड फॉर बेस पी के बी। जैसे अभी एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल दिया मैंने, और बेस के लिए कोई एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। NH4OH है, बेस है, OH नेगेटिव बनाएगा, प्लस NH4 पॉजिटिव बनाएगा। के बी की वैल्यू क्या आएगी, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रैक्टिकली चेक किया जाता है। ये हमें क्या पता कितना बना, वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करेगा। या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, या अगर नहीं पता तो प्रैक्टिकली चेक करने के तरीके हैं, मैंने अभी आपको बताया। या तो केमिकल तरीके होते हैं, टाइट्रेशन की जाती है, या पीएच मीटर से, और इंस्ट्रूमेंटल मेथड होते हैं। अमोनियम आयन बनाया मैंने, NH4 पॉजिटिव बना दिया, ये बनाने के बाद डिवाइडेड बाय NH4OH कर दिया, जो रिजल्ट निकला ये रिजल्ट Kb का निकला। यहां से PKb निकाल लो। तो ये सब रिलेशन, वीक एसिड हैव हायर वैल्यू ऑफ Ka, pKa। वीक एसिड का मतलब Ka की वैल्यू कम, एंड Ka की वैल्यू वीक एसिड के लिए कम, pKa की वैल्यू ज्यादा। यही अभी बता के हटा थोड़ी देर पहले। और हमारे पास जो बेस है, pKb वैल्यू वीक बेस के लिए हायर हो जाएगी, एंड वीक बेस के लिए Kb की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अगर हम कॉन्जुगेट बेस एसिड की बात करते हैं, ये फर्दर एक देखो, एक नई चीज और इंट्रोड्यूस हो गई। चीजें आसान है लेकिन कई सारी हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस। अब इस फेज में मान लो किसी को अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस ही नहीं पता है तो दिक्कत की बात है, सीखना पड़ेगा पहले। कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस CH3COH है। कॉन्जुगेट बेस बनाना है मुझे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन है। तो मैं इस सेटअप की बात कर रहा हूं, पूरे केमिकल रिएक्शन में इनको लेना है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, एसिड के लिए Ka बोलूंगा, बेस के लिए मैं क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट बेस के लिए Kb,
तो यहां किसी दूसरे बेस की बात नहीं की गई है। ये जो हमने वैल्यू कंपेयर की, ये कॉन्जुगेट के लिए नहीं, बाहर से इंडिपेंडेंट कोई बेस था, ये कोई इंडिपेंडेंट एसिड था। अब ये जो बताया जा रहा है रिलेशन फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस, मतलब एक अगर एसिड एसिटिक एसिड है, उसके लिए मैंने वैल्यू के ए रख ली, तो उसके कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू अगर के बी है, बाहर से कोई दूसरा बेस नहीं, तब उनका जो रिलेशन है वो बड़ा एक सिंपल रिलेशन होता है, के ए मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट बेस के लिए के बी, कॉन्जुगेट बेस के लिए इक्वल टू के डब्ल्यू। ये रिलेशन आता है एक। अगर मैं दोनों तरफ का लॉगरिथम ले लेता हूं, वही सारा प्रोसीजर मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं बता रहा हूं, मैं एक साइड लॉग लेता हूं इसका, इस साइड भी लॉग में लूंगा, मैं माइनस कर देता हूं, इसको भी माइनस कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग के ए, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के ए पी के ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग के बी पी के बी हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू हो जाएगा। अब जब लॉग मल्टीप्लाई में होते हैं तो इन दोनों के बीच में फिर प्लस साइन आता है, लॉग एम मल्टीप्लाइड बाई लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो बार बार मैं याद दिला रहा हूं, आपने पढ़ा होगा जरूर इसको। तो ओवरऑल मुझे क्या लिखना होगा, वही रिलेशन जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, जब दोनों तरफ लॉगरिथम में ले लेता हूं तो पी के ए प्लस पी के बी विल बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू होता है हमारा 14, क्योंकि के डब्ल्यू होता है 10 टू द रेज माइनस 14, तो पी के डब्ल्यू 14 होता है। यही रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने कैसे किया था, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, लेकिन अब हम पी एच की जगह पी के ए एंड पी के बी की वैल्यूज को चेक कर रहे हैं। तो तभी तो हम बोलते हैं कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अगर पी के ए की वैल्यू बढ़ रही है तो पी के बी की वैल्यू कम होगी ना, तभी तो 14 मेंटेन रह पाएगा। यही बात हमने शुरू में थ्योरेटिकल बोल दी थी कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, अगर कोई एसिड वीक होता है तो डेफिनेटली उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे कोई एसिड स्ट्रांग होता चला जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होता चला जाता है। ये रिलेशन हम सोच सकते हैं। तो आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो एसिड बेस के बारे, अच्छा टेम्परेचर की बात है तो बार बार हो ही रही थी, पहले भी हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर नहीं हिलाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट जब भी हम कर रहे हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पर कर रहे हैं, और वो है रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। उस पर ही ये सब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इवन वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाता है, के डब्ल्यू जो है वो बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें हिल जाएंगी अपनी जगह से। ये टेम्परेचर फिक्स करने पर, रखने पर ये सारे डेटा उनके साथ हैं, रूम टेम्परेचर के साथ डेटा कोइंसाइड होते हैं। तो ये सारी चीज जो हमने पढ़ी, इसको हम आगे प्रोसीड करते हुए एक नए टॉपिक पर आते हैं। जो अभी तक हमने डिस्कस किया क्लास में, एक डिस्कस किया एसिड, बाहर से हमने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस ऐड किया। एक डिस्कस किया बेस, हमने NaOH लेकर OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कुछ आ गया। बेस एसिड के बिहाफ पर हमने बहुत सारे टर्म्स इस पूरे डिस्कशन में किए। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किया, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन किया, पीएच किया, POH किया, KW किया, PKW किया। ये न्यूट्रल वाटर का तो फिक्स ही है, कांस्टेंट है, 10 टू द रेज माइनस 14। PKW 14 फिक्स है। एसिडिक वाटर का भी हम बता सकते हैं, बेसिक वाटर का भी हम बता सकते हैं। इसी तरह से एक वैल्यू हमने Ka की, एक वैल्यू Kb की बेस के लिए, एक वैल्यू हमने Pka की, एक वैल्यू हमने Pkb की।
ये बड़ी क्लोज चीजें हैं। अगर सिंसियरली पढ़ते हो मदद भी मिलती है, एक चीज समझ आ जाती है तो दूसरी चीज कनेक्ट होती चली जाती है। नुकसान भी है, एक चीज नहीं समझ आएगी तो इसका मतलब इतनी सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। स्टार्ट से, बिल्कुल शुरुआत से, जहां से मैंने पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताना शुरू किया था, किसी को समझ नहीं लगी बात तो वहां से पढ़ना शुरू करो, सीक्वेंस के साथ समझोगे तो बात समझ आ जाएगी। अब हम एक इसके बाद नए टॉपिक पर आते हैं, दूसरे टॉपिक पर। कोई हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन गिवन है। ये सोल्यूशन ध्यान रहे मिक्सचर हो सकता है, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर एसिड हो एंड बेस हो, दोनों चीजें हो। एसिड बेस मिलाने के बाद नेट जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आया, यानी सोल्यूशन का एसिड बिहेवियर आया, वो भी तो हम बता सकते हैं। ये अभी तो प्योर कंपाउंड की हम कर रहे थे बात, लेकिन अब मिक्सचर की बात हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एसिड है दूसरा सॉल्ट है, बेस ना हो कि ये सॉल्ट हो गया कोई। इस पूरे मिक्सचर की हम एसिड स्ट्रेंथ बता सकते हैं। एसिड स्ट्रेंथ बताने का सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो, पीएच बता सकते हो, पीओएच बता सकते हो, KW बता सकते हो, पीकेडब्ल्यू बता सकते हो, के बता सकते हो, पीके बता सकते हो, के बी बता सकते हो, पीके बता सकते हो। डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो इतने सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। बिल्कुल। एक और चीज है इसके अलावा, ये तो एक पार्ट है, इस पार्ट को फिलहाल अभी हम नहीं कुछ फोकस कर रहे हैं। मिक्सचर की इस प्रॉपर्टी को एसिड स्ट्रेंथ बतानी है या बेस स्ट्रेंथ बतानी है। यहां जो फिलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन की, मिक्सचर की एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। एक मेरे पास सॉल्ट्स का एंड एसिड का या दो इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है। एक मेरे पास एसिड है, एक सॉल्ट है। इसको रखते हैं पहले, इससे भी पहले आप ये सोचो मेरे पास सिर्फ वाटर है और या एंड एक एसिडिक एसिड है CH3COH। सोल्यूशन वाटर में मैंने बना लिया, इसकी अपनी एक कोई पीएच है, इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल हैं, इसमें नेग्लिजिबल है, 10⁻⁻7 है, न्यूट्रल वाटर है ये। अब आपसे अगर कोई बोलता है कि हम इसमें 2 ड्रॉप एसिड के ऐड कर देते हैं, बाहर से HCl ऐड कर दिया या एसिटिक एसिड ऐड कर दिया, तो कोई भी बता देगा इसमें क्या दिक्कत की बात है। इस सोल्यूशन की पीएच कम हो जाएगी, दूसरे शब्दों में इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। भाई जब आपने HCl ऐड किया तो HCl का काम क्या है? H प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन पॉजिटिव देना। हाइड्रोजन पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई, 10⁻⁻7 हुआ करती थी इस न्यूट्रल वाटर में, अब मान लो 10⁻⁻5 हो गई। बढ़ने के बाद तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और पीएच की वैल्यू कम हो गई। ये एक ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात पर आते हैं। अब मैंने एसिटिक एसिड ले रखा है, पहले से ही एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। इसकी पीएच पहले से ही कितनी थी? 5 थी, मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता कितनी होगी, वो तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना एसिटिक एसिड लिया है। मान लो कोई सोल्यूशन है 5 पीएच है, कोई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है इसका, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इसका 10⁻⁻5 है सपोज करते हैं, H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए। अब आपने क्या किया, बाहर से कुछ ड्रॉप एसिड के ऐड कर दिए, 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप एसिड आपने इसमें मिक्स कर दिया, तो क्या होगा? फिर जो जितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन था वो और बढ़ जाएगा, 10⁻⁻4 से ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मान लो 10⁻⁻4 हो गया 10⁻⁻5 से।
और बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन, पीएच और कम हो गई। या अगर आपने H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव ऐड किया, OH नेगेटिव ऐड किया तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है रिलेटिवली H पॉजिटिव कम रह जाएगा, तो पीएच इंक्रीज करना शुरू कर जाएगी। यही तो फिनोमेनन है जो ऑब्जर्व किए जाएंगे। यहां तक तो बिल्कुल नॉर्मल है बात सारी, लेकिन दुनिया में कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं और वो मिक्सचर होते हैं कि अगर उस मिक्सचर में एसिड है, कुछ स्पेशल टाइप का सेट है ये एसिड, और कोई एक इसका सॉल्ट, अभी मैं बताऊंगा इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसकी अपनी कोई पीएच है सॉल्यूशन की, यानी इस सॉल्यूशन का अपना कोई पीएच है, अपना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। आपने क्या किया, बाहर से थोड़ा सा H पॉजिटिव ऐड किया, थोड़ा सा कह रहा हूं मैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, बहुत ज्यादा नहीं। तो दुनिया में कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो मिलकर के ये तय करते हैं आपस में, एसिड एंड सॉल्ट मिलकर के, कि इस H पॉजिटिव की वजह से अपनी पीएच चेंज नहीं होने देंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, और वो है बफर। ऐसे सब सॉल्यूशन जो ये चाहते हैं कि उनका पीएच बाहर से कुछ एसिड ऐड करने पर या इवन बेस ऐड करने पर चेंज ना हो, और वो अपनी तरह से जैसे जद्दोजहद करके कोशिश करके वो एसिड को जैसे कैसे करके इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक्सेसिव को, और अपनी पीएच पुरानी वाली मेंटेन रखते हैं। ऐसे मिक्सचर को या कुछ मिक्सचर के अलावा कंपाउंड भी होते हैं, ऐसे प्योर कंपाउंड भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन यहां इस सेशन में हम मिक्सचर को ज्यादा फोकस करेंगे। हमारा रिलेशन मिक्सचर से ज्यादा है, बफर मिक्सचर। लेकिन कुछ प्योर कंपाउंड भी ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने को। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारे मिक्सचर ऐसे हैं जो अपनी पीएच को फिक्स रखने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी कि बाहर से हम उसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव मिक्स कर दें। H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिक्स करने के बाद भी उनकी पीएच में कोई चेंज, या एक्यूरेटली बोलें तो कोई खास चेंज नहीं आता। जितने H पॉजिटिव ऐड किए थे उतना चेंज उनकी पीएच में नहीं आएगा, यानी वो अपना उन्होंने एक मिलजुल करके बफर बना लिया, और उस बफर में वो H पॉजिटिव आकर के गायब हो गया। इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सिंगल सब्सटेंस का भी हो सकता है, ये मिक्सचर भी हो सकता है सॉल्यूशंस का, ये सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है बफर, जैसे मैंने यहां तो एसिड लिया एंड सॉल्ट लिया, ये बेस प्लस सॉल्ट भी हो सकता है। तो इस बफर के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, या अब हम बफर शुरू कर रहे हैं। आई होप कि यहां तक बात समझ आ गई होगी। जो बफर सॉल्यूशन है वो या तो मिक्सचर या फिर किसी प्योर कंपाउंड का एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मिक्सचर भी हो सकता है, ये सॉल्यूशन कोई कंपाउंड का भी हो सकता है, whose pH is not altered to any great extent, थोड़ी बहुत अगर हो गई तो चलेगा, बहुत मतलब इतनी कम कि वो मेजर भी ना कर पाए हम, by addition of small quantities of either strong acid or strong base। जब हम ऐसा कुछ करते हैं, पूरी मैंने आपको बात बताई, इस सॉल्यूशन में मिक्सचर था कोई या प्योर सब्सटेंस था, इसकी अपनी कोई पीएच थी, जब एसिड ऐड किया
तो एसिड ऐड करने पर पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोल रहे होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फेनोमेनन होता है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन ये करना होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, और हम बफर सॉल्यूशन को किस तरह से मैकेनिज्म को इसके समझ सकते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है इसमें कि पीएच चेंज नहीं होती। तो आई होप के डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी बात। इट कैन बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व एसिडिटी। ये थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है, क्योंकि जो क्वेश्चंस में आ जाती है, खास तौर से ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज थोड़ी सी अलग करके देते हैं नॉलेज चेक करने के लिए। रिजर्व एसिडिटी और एल्केलिनिटी का मतलब OH जिसमें प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, वो एल्केलाइन सॉल्यूशन कहलाते हैं। जिसमें H पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। एसिडिटी और एल्केलिनिटी which resist change of pH upon the addition of a small amount of acid or alkali। alkali बोले मतलब OH नेगेटिव वाला कोई कंपाउंड हमने ऐड किया। अब इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है ये शब्द यूज करके, रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व एल्केलिनिटी, का मतलब कि कुछ छुपी हुई यहां पर एसिड स्ट्रेंथ है जो पीएच में शो नहीं हो रही है। बाहर से अगर आपने बेस ऐड किया तो उस बेस को ये H पॉजिटिव एब्जॉर्ब कर जाएगा। एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं ना। तो रिजर्व एसिडिटी या रिजर्व बेसिसिटी या एल्केलिनिटी होती है जो इसे नलीफाई न्यूट्रलाइज कर देती है। जब हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दो टाइप का बफर सॉल्यूशन होता है। दो टाइप का बफर सॉल्यूशन, एक वो जो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस का हो, एक ही टाइप का कंपाउंड उसमें मौजूद हो, और दूसरा मिक्सचर हो। मिक्सचर होने का मतलब हो गया कि वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना हो। तो बफर में हमारे काम का ये ज्यादा है, इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर का। ये जो कंपाउंड है इसके तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे बस। ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका सॉल्यूशन बनाया, उसमें एसिड या बेस ऐड किया, तो एसिड स्ट्रेंथ बेस स्ट्रेंथ चेंज ही नहीं हुई उसकी। अब इसको आगे प्रोसीड करते हुए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल किस चीज का, बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आएगा, सिंगल सब्सटेंस अगर लिया जाए तो अमोनियम एसीटेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसका सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की तरह से एक्ट करता है। अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4 बना कैसे भी हो, ये हमें उसके बनने से मतलब नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन सॉल्ट है। ये H पॉजिटिव तो नहीं देगा सॉल्यूशन में, ना OH नेगेटिव देगा, सॉल्ट है। इस सॉल्ट को जब हम सॉल्यूशन बना करके रख करके उसमें बाहर से H पॉजिटिव मिक्स कर देते हैं, तब ये बोला जाएगा कि ये बफर की तरह से एक्ट करता है। दूसरा एक एग्जांपल है हमारे पास, अमोनियम साइनाइड NH4CN। ये भी एक सॉल्ट है, NH4 पॉजिटिव CN नेगेटिव में ये टूटता है सॉल्ट, ये बफर की तरह से एक्ट करता है। इसके तो हमें करने हैं एग्जांपल्स। दूसरा जो पार्ट था एक बफर मिक्सचर का, सॉल्यूशन का, यानी दो कंपाउंड उसमें मौजूद होते हैं। ये कौन से कंपाउंड है, जैसे एसिडिक बफर है हमारे पास, ऐसे कंपाउंड जो एसिड एंड एसिड के सॉल्ट से मिलकर के बने होते हैं। एसिड बफर, बफर मतलब ऐसा कोई मिक्सचर जो रेजिस्ट करता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के एडिशन को, पीएच नहीं चेंज होने देता है। अब मैंने क्या किया, एक एसिड लिया और एक सॉल्ट लिया। सॉल्ट किसे कहते हैं, सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस से
एसिड प्लस बेस से मिक्स होने के बाद बनता है, सॉल्ट बना देता है। अब हम एसिड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को लें, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि कोई भी मर्जी सॉल्ट उठा के रख दोगे, कोई भी एसिड ले लोगे। ये जो एसिड लिया है ये वीक एसिड होना चाहिए। सॉल्ट जो लिया है ये सॉल्ट इस एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, यानी सॉल्ट बनाने में जो एसिड यूज किया होना चाहिए वो यही वाला होना चाहिए, और किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो, यानी सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा कॉम्बिनेशन बफर मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एसिडिक एसिड है, ये तो एसिड ले लिया मैंने CH3COH, ये वीक एसिड हो गया, प्लस सॉल्ट लिया, सॉल्ट कौन सा, इस एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH। शुरू में पहले आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने ये लिस्ट बताई थी पूरी आपको, वहां से आपको पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये NaOH इससे जब रिएक्शन कर जाए सॉल्ट बनाएगा CH3COONA। ये सॉल्ट और ये एसिड आपस में मिक्स होंगे तो बफर बन जाएगा। तो बफर एक ऐसा मिक्सचर हो सकता है जो वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, उस सॉल्ट एंड वीक बेस एसिड का मिक्सचर बफर कहलाता है। और ये एसिडिक बफर कहलाता है क्योंकि हमने इसमें pH कम रख रखी है 7 से, क्योंकि मीडियम यहां पर एसिडिक है, CH3COH लिया है। तो एक एग्जांपल देखो, सबसे पहले इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, पहली बात, एंड सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, इसी एसिड का, दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमारे पास एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल, वो है CH3COH प्लस CH3CONA। दूसरा, बेसिक बफर में भी कुछ मिलता जुलता सही है, वीक बेस लेंगे, वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाएंगे, उन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो बेसिक बफर इज मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, एक वीक बेस और एक सॉल्ट। ये सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, इस बेस का वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। ये बोला जाता है कि ये एक बफर है, और बेसिक बफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें OH नेगेटिव अवेलेबल है। अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक बेस का अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं तो NH4OH हो गया। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये सॉल्ट किस किस से बना है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से मिलकर के बन गया। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl बनेगा, वही यहां लिखा है। थोड़ा सा टेक्निकली इसे समझने की बात है कि किस टाइप के कंपाउंड को हम मिक्स करेंगे कि बफर बन जाए। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट लिया, वीक एसिड लिया, ये मिक्सर एसिडिक बफर है। दूसरे टाइप का वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ये सॉल्ट लिया, वीक बेस के साथ मिक्स कर दिया, ये बफर बन गया। दो टिपिकल एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं। जो इनफैक्ट ये होता है, बफर क्यों एक्ट करता है, अगर हम जस्ट इसके एक्शन की बात करें, बफर एक्शन की बात करते हैं या मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म तो करेंगे इसके, लेकिन जो बफर है अगर हम उसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐड करते हैं तो ये बफर उन एक्सेसिव H पॉजिटिव या OH नेगेटिव को
एब्जॉर्ब कर लेता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब, अब ये H पॉजिटिव बाहर से जो ऐड किया, ये बफर सोल्यूशन है कोई, इसमें कुछ ऐसा होता है, बाहर से जो H पॉजिटिव एक्सेसिव ऐड किया, तो वो एक्सेस वाला इसमें न्यूट्रल हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। और कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं कि जिनमें रिजर्व एसिड या रिजर्व बेस रहता है। बाहर से जब हमने बेस ऐड किया तो जो रिजर्व एसिड होता है वो उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। दो टाइप के मैकेनिज्म है, एक तो ये जो H पॉजिटिव ऐड किया तो ये मिक्सर इसे न्यूट्रलाइज कर देता है, मिक्सर की जगह अगर रिजर्व एसिड रिजर्व बेस न्यूट्रलाइज करे तो भी ये एक मैकेनिज्म होता है। दो टाइप के अकॉर्डिंग, दो हमने टाइप पढ़े ना अलग अलग, ये एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर का, इनके अकॉर्डिंग ये दो तरह से एक्ट करता है। तो इससे पहले कि हम इसका मैकेनिज्म जाने, पहले हम इनके एग्जाम्पल्स करते हैं। तो बफर एक्शन तो यही जो मैंने अभी बताया, जो H पॉजिटिव वो H नेगेटिव ऐड करते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर रिजर्व बेस मौजूद होता है मिक्सचर में, रिजर्व चीजें रखी होती है ना, जब जैसे कोई चीज खत्म हो गई सारी, फिर वो उसके बाद यूज होनी शुरू होती है। तो इसकी पीएच है अपनी सोल्यूशन की, जितनी पीएच दिख रही है उससे कुछ कहीं हिडन किसी कंपाउंड में छुपा हुआ H पॉजिटिव भी है जो पीएच में शो नहीं हो रहा है। फिर जब हम बाहर से कोई ऐड करते हैं OH नेगेटिव, तो वो रिजर्व H पॉजिटिव इस पर रिएक्ट करता है, पीएच अपनी जगह जो कि तो रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बफर की तरह से एक्ट कर जाएगा। पहले एग्जांपल्स देखते हैं, ये एग्जांपल आपके काम के हो सकते हैं। बहुत सारे तो क्वेश्चन क्योंकि थ्योरेटिकली सिर्फ इस पर आ जाते हैं कि क्या ये बफर है या नहीं है, या कुछ एग्जांपल्स बताओ, या आपसे ऑप्शन दे देंगे कि उसमें से कौन सा बफर है, चार दे दिए ऑप्शन, चार में से कौन सा बफर है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। थैलिक एसिड होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, थैलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ये क्या चीज है? सॉल्ट है। किस चीज का सॉल्ट है? थैलिक एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। थैलिक एसिड को जब हम KOH से रिएक्शन करते हैं सॉल्ट बन जाता है। तो वही बात अभी हम पढ़ के आए हैं कि एसिड का अगर सॉल्ट लें हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो ये बफर बन जाता है। एक सिट्रिक एसिड होता है, अभी फिलहाल इनके स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं इनके। एक सोडियम सिट्रेट इज सॉल्ट, सिट्रिक एसिड में NaOH ऐड कर दें, वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम सिट्रेट बन जाता है। इन दोनों को मिला दिया तो ये एसिडिक बफर है। H3BO3 आपने पी ब्लॉक में पढ़ा भी है, बोरेक्स के साथ बफर बनता है। H3BO3 को जब हम NaOH से रिएक्शन करते हैं तो बोरेक्स सॉल्ट है, ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो ये बफर बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये तो आपको स्ट्रक्चर भी याद होने चाहिए, H2CO3, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो गया NaHCO3। एग्जाम्पल बफर के काम के हैं। ये भी एसिड हो गया हमारा, ये एसिड, ये एसिड, ये सब एसिड के एग्जाम्पल हो गए, एसिडिक बफर के। दिस सिस्टम इज फाउंड इन, ये वाला सिस्टम 4 की बात हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में एब्जॉर्ब होकर के H2CO3 बनाती है, बाइकार्बोनिक कार्बोनेट आयन एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड रहता है। ये जो ब्लड होता है उसमें बफर की तरह से ये एक्ट करता है। जो हमारा ब्लड होता है उसकी पीएच एक फिक्स होती है, पीएच फिक्स है कितनी है? 7.4 है। 7 से ऊपर होगी तो थोड़ा सा एल्केलाइन है, मतलब ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होते हैं H पॉजिटिव से, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है 0.4, फिर भी लेकिन न्यूट्रल नहीं है बिल्कुल। अब अगर बाहर से कोई एज ए फूड या एज ए बाकी सारी चीजें या एज ए मेडिसिन या और सारी चीज कोई लेता है तो इस
ब्लड की पीएच चेंज हो सकती थी अगर ये बफर ना होता। तो ये बफर होता है, परफेक्ट बफर। इसकी पीएच की रेंज होती है, एक नॉर्मल रेंज होती है 7.36 से 7.42 होती है। इससे ज्यादा अगर वेरी कर गई, प्लस माइनस हो गई, तो ये डेंजरस होती है फिर। तो इसलिए ये जो सोल्यूशन होता है या ये ब्लड जो होता है वो बफर की तरह से एक्ट करता है। एक बात ये हो गई। तो ये इससे क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बहुत आता है, बोर्ड के अलावा भी। जो हमारे पास NaH2PO4 है और ये एसिड है एक, और ये इसका सॉल्ट है। एसिड, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ये मिक्सचर बफर कहलाता है, बफर का एग्जांपल है। NaH2PO4, Na2HPO4, ये एसिड हो गया, ये इसका सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और भी एप्लीकेशन है इसकी बफर सॉल्यूशन की। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उनका पीएच कम होता है काफी, 1.6 से 1.7। इसको भी मेंटेन रखना जरूरी होता है, तभी डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। तो ये भी बफर सिस्टम होता है। जैसे ब्लड में बफर सिस्टम होता है, ऐसे ही डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बफर सॉल्यूशन होता है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। क्लास थोड़ी सी जल्दी मैं आज छोड़ूंगा, बाकी हम इसके बाद का अगली क्लास में करेंगे।